बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। खुदा मीर ने लिखा है कि ग्रुप स्टडी वाला क्लिप देख के रूह तक लरज़ गई। ज़िना इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लगता है चंद खुशकिस्मत ही होंगे जो इससे बचे होंगे। ये लड़कियाँ शादी के बाद अपनी रूह पर इस गुनाह का बोझ लेके कैसे जिएंगी। आयशा अली ने पूछा है कि इस लड़की ने जो भी गंद घोला उसके होने वाले शौहर का क्या कसूर होगा कि उसे ऐसी बुरी औरत मिले। कुछ सवालों का कोई जवाब नहीं होता, सिर्फ एक लम्हा फ़िक्रिया होता है, तशवीश होती है, दुख होता है और एक एहसास गम होता है कि जो शायद एक रूह से दूसरी रूह तक जाता है। जब मैं अपना कोई दुख आपसे शेयर करता हूँ तो एक ही एहसास हम दोनों में होता है, कहने वाले में भी और सुनने वाले में भी, कि हम उसको उसकी डेप्थ तक पूरी शिद्दत के साथ महसूस करते हैं। वो जिस पे भी बीता हो, जिसके साथ भी वो जुल्म हुआ हो या जिसने भी अपने साथ वो जुल्म कमाया हो, तकलीफ़ तो होती है। शायद अल्लाह ने इंसानों के अंदर जो बहुत बड़ा वस्फ़ रखा है सिंसियर होने का, दूसरे का भला चाहने का, इसी को हम खैरख्वाही कहते हैं। बहुत सारे बेटे और बेटियां, बच्चे और बच्चियां बच जाएं और उनकी ज़िंदगी महफूज हो जाए, शायद हम उनको जानते भी नहीं होंगे, हमें बराह रास्त उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, पर उनकी ज़िंदगी में खैर पड़ेगी, उनकी ज़िंदगी में अच्छाई आएगी, उनकी ज़िंदगी में नूर की रोशनी होगी, तो कितने बड़ों को अच्छा लगेगा, सुख होगा। रोहमा ने पूछा है कि सर ये इग्नोरेंस है? नहीं, ये इग्नोरेंस नहीं है, ये गुनाह है। ना इसमें मासूमियत है और ना नादानी, ये रोहमा का कहना है। ये ऐसे में जब भी आप कहेंगे कि इग्नोरेंस है तो ये दिल के बहलाने को एक ख्याल होगा जो गलत ख्याल होगा। रोहमा ने लिखा है कि वो खुद चल के जाती थी लुटने के लिए, खुद अपने हाथों से कपड़े उतारे रुसवाई के लिए, खुद उसने अपनी तस्वीरें बनाई और उसको भेजी ब्लैकमेलिंग के लिए। कल जब उसकी औलाद होगी तो तब उस पर क्या बीतेगी। खातिन हज़रात, आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं, ये शाइनिंग आइज़ ने पूछा है सवाल, और वो कहते हैं कि सर गुनाह में लथपथ होने वाली लड़कियों का ख़ानदान कैसा होता है। मैंने इस सवाल के बारे में सोचा, कई सारे पहलू सामने आए। क्या वो बच्चियां जो ज़िंदगी में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, किसी भी प्रोफेशनल अदारे में मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर गुनाह करती हैं, गलती करती हैं, नादानी करती हैं, किसी के हाथों बेवकूफ़ बन जाती हैं, अहमक बन जाती हैं, तो क्या उनका ख़ानदान बुरा होता है? एक ऑप्शन ये हो सकता है कि उसके ख़ानदान में उसके माँ और बाप आपस में रूठे हुए हों, लड़े हुए हों, ये सेपरेटेड और ब्रेकअप वाला ख़ानदान हो सकता है। ये कोई गरीब ख़ानदान हो सकता है। क्या ये बहुत अमीर ख़ानदान होगा? क्या ये मुतवस्सित ख़ानदान होगा? क्या ये बदतमीज़ बाप वाला ख़ानदान होगा या बदतमीज़ माँ वाला ख़ानदान होगा जो हर वक्त आपस में लड़ते रहते हों और जिनको अपनी औलाद का इल्म भी ना होता? क्या ये कंजूस ख़ानदान होगा कि जो अपनी बच्ची को यूनिवर्सिटी में आसानी नहीं देते थे, आसूदगी नहीं देते थे? क्या कि ये गांव का ख़ानदान होगा? क्या ये माली तौर पे कमज़ोर ख़ानदान होगा? क्या ये माशी तौर पे, समाजी तौर पे पिसा हुआ ख़ानदान होगा? जितने भी ऑप्शन सामने आते हैं, अगर हम सब को कंसिडर करें तो इन सारी बच्चियों के साथ जिनके साथ ये मामला होता है या जो मुझ तक आती हैं, तकरीबन हर एज ग्रुप में से और हर इनकम ग्रुप में से हैं। इनमें से बहुत कम हैं कि जिनके ख़ानदान आपस में कटे हुए हों या टूटे हुए हों। इनमें से बेशतर वो बेटियां हैं कि जिनको उनकी माँओं ने पूरे लाड के साथ बना संवार सजा के पढ़ने के लिए भेजा। इनमें से बेशतर वो ख़ानदान हैं, चाहे वो गांव के हों, छोटे शहर के या बड़े शहर के, जो बाप अपना काम छोड़ के अपनी बेटियों को गाड़ियों पे, मोटरसाइकिलों पे औखे होके, सौखे होके वहाँ छोड़ने जाते हैं, उनको लेने जाते हैं, किसी न किसी की ड्यूटी लगाते हैं। इनमें से बेशतर वो ख़ानदान है
کہ جن کی माओं نے इस बात का एहतमाम किया कि जो वैन वाला उनको लेने जाए वो एजड हो। कितनी ऐसी माओं ने इस बात का एहतमाम किया कि जाते हुए आते हुए वो दुआओं के हिसार में इन बच्चियों को रुखसत करें। सो मुझे नहीं लगा कि ख़ानदानों का कोई कसूर होता है। उन ख़ानदानों में भाई भी होते हैं, भाई का तो आमतौर पर रोब भी बड़ा होता है, एहसास भी बड़ा होता है। इन ख़ानदानों में बहनें भी होती हैं जो आमतौर पे बेखबर नहीं होती। जब उनकी दूसरी बहन गुनाह करने लगती है, गलती करने लगती है या किसी को पसंद करने लगती है, तो बहनें तो बहनों के ये हाथों की पोरों में होती हैं, माँ की पोरों में होती हैं। बेटे बाप की पोरों में नहीं होते, पर बेटियां तो माँ की पोरों में होती हैं। जो मुझे सबसे बड़ा मसला लगता है ना तो मोहब्बत की कमी का, ये जितनी बातें अगर आपने सुनी हैं या कोई बज़वर्ड सुने हैं कि घर में मोहब्बत की कमी होगी, घर में पैसे की कमी होगी, घर में बाइंडिंग की कमी होगी, घर में आज़ादी की कमी होगी, पर इन सारे केसेस में ये तो नहीं हुआ। इन सारे केसेस में जो हुआ, अच्छे घरों की बेटियां बर्बाद हुईं, नेक ख़ानदान की बेटियों ने ये बुरा वक्त देखा, और जिन लड़कों के हाथों वो लुटी या बर्बाद हुईं वो बदकिरदार, बदमिजाज, आवारा और लोफर और लचर नहीं थे। ये जो लोफर होते हैं, ये जो लचर होते हैं, या ये जो डेट्स करने वाले होते हैं, ये सारे आमतौर पे जो हाई क्लास की लड़कियां हैं, ये उनके साथ इनकी एडजस्टमेंट होती है। इन्हें कोई इशू नहीं होता, ना वो इशू बनाती हैं ना वो बनाते हैं। उन्होंने खाने पे जाना, फिल्म पे जाना, डांस पार्टी पे जाना, तो वो धड़ल्ले से जाते हैं। पर जितने लड़के चपीकू से होते हैं, धीमी आंखों वाले, मध्यम रिफ्लेक्सेस वाले, नेकी को पोज करते हुए, यानी इन लड़कों में से बेशतर में ये प्रॉब्लम था कि उनकी शक्लें नेक लोगों जैसी थी, उनके ख़ानदान अच्छे थे, और वो ख़ुद अपने आप को भाई के तौर पे, प्रोटेक्टिव लड़के के तौर पे, लविंग के तौर पे, जो उस लड़की के पूरे वजूद को स्कैन भी नहीं करते थे, उसको देखते भी नहीं थे, इरिटेट भी नहीं करते थे। सो ये उनकी स्ट्रेटजी थी। ऐसा नहीं था दिल में, तो जिस तौर पे वो क्रिमिनल थे, दे वर, सो दे हैव अ डिसीजन कि हमको इस स्ट्रेटजी के तहत जाना है। और जैसे बाद लोग मुमकिन है किसी को नेकी के नाम पे लूट लें, हो सकता है बाद लोग, क्योंकि बदी के नाम पे लोग नहीं लूटते, लोग मासूमियत पे, लोग नेकी पे, लोग अगले बंदे की इनोसेंस पे लूटते हैं। इन सारे लड़कों ने इन बच्चियों का एतमाद जीता। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो आपको अपनी लड़कियों और अपनी बेटियों और अपनी बहनों को जो बात सिखानी चाहिए, और इन सारी लड़कियों को भी सीखना चाहिए कि अगर कोई आपके एतमाद के साथ खेलना चाहे तो इतने आसान खिलाड़ी मत बनिए कि वो ज़रा सा पोज करके आपको बेवकूफ़ बना ले और आपको अहमक बना ले। दूसरी बात, अपनी लड़कियों को और दूसरों की लड़कियों को भी ये सिखाना चाहिए कि वो इंसानों के चॉइस में जो फ़ैसला करती हैं, अपने फ़ैसले में आम तौर पे 99% ये गलती करती हैं, क्योंकि जिन बुनियादों पे ये फ़ैसला करती हैं वो बिल्कुल वक्ती से रिफ्लेक्सेस होते हैं या पल्सिव डिसीजन होता है। एक बंदे ने चंद हफ्ते, चंद महीने आपके साथ पोज करके रहा और फिर आपको प्रपोज कर दिया, और उसके बाद आप अपना डिसीजन करते हैं अपनी माँ के बिना, अपने बाप के बिना, अपने ख़ानदान के बिना, अपने दोस्तों के बिना। अब वो आपकी ज़िंदगी की ड्राइविंग सीट पे है, वो आपको जैसे जैसे कहता जाता है तो वैसे वैसे आप एक, जैसे वो मामूल होता है शहर में आया हुआ है, जादू के उसने कहा यहाँ आ जाओ, वहाँ चले गए। आप याद रखिएगा, ये जितने लड़के इस तरह के जब पहली दफ़ा आपको छूते हैं, जब पहली दफ़ा आपको मोटरसाइकिल पे बिठाते हैं, जब पहली दफ़ा आपसे कोई फरमाइश करते हैं, उस लम्हे आपको अगर इल्म नहीं होता तो आपसे ज़्यादा अहमक और आपसे ज़्यादा सादा और आपसे ज़्यादा अपनी ज़ात की बेकदरी और नाकदरी करने वाला शायद ही कोई दूसरा हो। क्योंकि अब जिस दलदल में आप जंप लगाने वाले हो, गिरने वाले में नहीं कह रहा, ये आप अपनी मर्ज़ी से जूते उतारोगे, आप अपनी मर्ज़ी से कपड़े उतारोगे, आप अपनी मर्ज़ी से उसके कहने पे उस दलदल में छलांग लगाओगे और लथपथ होकर बाहर आओगे।
پھر آپ کو ساری باتوں کا پتہ چل جائے گا کہ اس نے یہ غلط کیا، اس نے یہ غلط کیا، اس نے میرے جذبات سے کھیلا، اس نے میرے احساسات سے کھیلا، اس نے میری عزت کے ساتھ کھیلا۔ یہاں بات ختم ہو جانی چاہیے۔ کاش آپ کا خاندان تگڑا ہوتا اور آپ کو یہ بات سکھا پاتا اور آپ اس وقت رک جاتے کہ اٹس مائی مسٹیک، تو اپنی مسٹیک کو مان کر بندہ اس کا اپائے کرتا ہے، پر آپ نہیں کرتے، اور نتیجتاً پھر غلطیوں کی ایک سیریز ہوتی ہے، اور اس غلطیوں کی سیریز کے آخر پہ کوئی رہائی نہیں ہوتی، کوئی بچت نہیں ہوتی اور کوئی بچاؤ نہیں ہوتا، صرف بربادی ہوتی ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔